सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 1 रूल 10 ये बहुत ही ऐसे कॉमन सेक्शन या ऑर्डर में है कि जो इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये ज़रूरी भी है। अब ये कहता है कि अगर कोई शख्स प्रॉपर नेसेसरी पार्टी नहीं बनाया गया तो उसको अदालत के पास अख्तियार है कि वो उसको बना सकती है। अपनी किताब में देखिए सर। और अगर उसको ट्रांसपोज करना है तो फिर भी अदालत का अख्तियार है कि वो ट्रांसपोज कर सकती है। और इसके क्रॉस रेफरेंस में वही रेफरेंस आएंगे जो कि मैं ऑर्डर 1 रूल 9 में प्रोसीडिंग रूल में बता चुका हूं। तो ऑलमोस्ट वही क्रॉस रेफरेंस में आएंगे और लिमिटेशन भी इसकी उसी तरह ही डील करेगी। अब देखते हैं सर इस की लैंग्वेज ऑफ दिस वेरी सेक्शन और ऑर्डर 1 रूल 10 कहता है जी, सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ where a suit has been instituted in the name of the wrong person as plaintiff, or where it is doubtful whether it has been instituted in the name of the right plaintiff, the court may at any stage of the suit। ये कोर्ट खुद कोर्ट की बात कर रहा है कि कोर्ट अगर समझती है, अदालत समझती है कि ये प्लेंटिफ जो है इसे काज ऑफ एक्शन भी नहीं है या प्लेंट डिस्क्लोज नहीं काज ऑफ एक्शन कर रही, तो फिर एक रॉन्ग पर्सन आ गया और अगेन हम चलेंगे कि प्रोबोनो ये नहीं कर सकता कोई। इसमें जो नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी हैं वो ही आएंगी। हाँ, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन जरूर होगी कि जब चाहे जहां चाहे विदाउट एनी एप्लीकेशन किसी पार्टी को ऐड या डिलीट करना, दोनों बात करता है, बल्कि इसमें अहम 3 बातें करता है, एडिशन, डिलीशन एंड ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोज क्या होता है कि जो हाँ प्लेंटिफ है उसको डिफेंडेंट, पिटिशनर को रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट को पिटिशनर, तो ये ट्रांसपोजिशन है। द कोर्ट्स में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, ये स्कोप की हम बात करते हैं। कोर्ट क्या है? एट एनी स्टेज, कोई भी उसकी स्टेज हो सकती है सूट की, यानी कि इवन के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इफ सेटिस्फाइड दैट द सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड थ्रू अ बोनाफाइड मिस्टेक, दो बातें हैं जी, प्लेंटिफ आया है लेकिन बोनाफाइडी मिस्टेक के साथ आया है, ये नहीं है कि मैलिस है, उसकी मेलाफाइडी है। और आगे करता है एंड दैट इट इज नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रियल मैटर इन डिस्प्यूट सो टू डू ऑर्डर एनी अदर पर्सन टू बी सब्स्टिट्यूटेड और एडिड एज प्लेंटिफ upon such term as the court thinks just। तो ये कोर्ट समझती है कि ये बंदे को प्लेंटिफ होना चाहिए या इसको पार्टी डिलीट कर देना चाहिए या इसको ऐड कर देना चाहिए, तो उसकी अपनी सो मोटो भी एक डिस्क्रिप्शन है। आगे सर, कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज, ये बहुत अहम है, ये कोर्ट के अख्तियारात हैं थ्रू एप्लीकेशन भी। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, अब प्रोसीडिंग की बात करता है, एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, किसी भी स्टेप पे जो कार्रवाई चल रही है, आइदर अपॉन और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी, यानी किसी पार्टी, एक थर्ड इंटरवीनर भी आ सकता है, थर्ड पर्सन भी आ सकता है, एक एलियन टू सूट भी आ सकता है जो उसके सूट में नहीं है, वो भी इस रूल के तहत आ सकता है। तो वो कहता है appear to court to be just order that the name of and on such term as may appear to the court to be just order that the name of any party improperly joined। अब उसका जो joined है वो improper है, whether as a plaintiff or defendant be struck out, तो वो क्या करेगी? डिलीट कर देगी कोर्ट। improperly हुआ है, डिलीट कर देगी। and that the name of any person who's ought to have been joined, अब जिसको होना चाहिए था एज ए डिफेंडेंट वो नहीं है या एज ए प्लेंटिफ होना चाहिए था, वेदर एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, दोनों की बात करता है। यानी अब समझेंगे कि प्लेंटिफ तो आ गया, ये कैसे है? प्लेंटिफ थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड नहीं आया या जो थ्रू प्रॉपर अथॉरिटी नहीं आया, उसे अथॉरिटी लेटर नहीं है, उसके पास अटॉर्नी नहीं है, तो फिर भी कोर्ट समझती है कि सूट इज बैड, डिफेक्टिव।
or whose presence before the court may be necessary in order to enable the court effectually। अब यहां हम थोड़ा सा पास करते हैं whose presence। अब ये वो डायरेक्ट बंदा नहीं है जिसके खिलाफ प्लेंटिफ को रिलीफ चाहिए, ये वो डायरेक्ट डिफेंडेंट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एड करता है, असिस्ट करता है, मामनत करता है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है या असिस्ट करता है। तो वो कहता है ताकि फेयर जस्ट प्रॉपर डिसीजन हो और कोर्ट जो है अफेक्टिवली उसको एडजुडिकेट करे, तो ट्रायल जो है एम्बैरस ना हो, डिले ना हो। जैसे कि हमने प्रोसीडिंग रूल में कहा कि अगर ये एम्बैरसिंग होगा, डिले होगा, तो क्या करेगी कोर्ट कि उसको सेग्रीगेट कर देगी, उस प्लेंटिफ को या पार्टी को या पर्सन को अलग से दावा। And completely to adjudicate upon and settle all the question involved in the suit be added। Again sir, इसमें प्रॉपर एंड नेसेसरी दोनों पार्टी की एडिशन, डिलीशन, ट्रांसपोजिशन आ रही है, विच डील ऑर्डर 1 रूल 10 सब क्लास 2। आगे जी, नो पर्सन शैल बी एडिड एज ए प्लेंटिफ सुइंग विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड्स और एज द नेक्स्ट फ्रेंड्स ऑफ प्लेंटिफ अंडर एनी डिसेबिलिटी विदाउट हिज कंसेंट। अगेन यही कहा कि अगर कोई बंदा विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड आ गया तो कोर्ट उसे कहेगी कि नहीं भाई, आप प्रॉपरली इसे कीजिए, थ्रू कोर्ट्स आइए। वे डिफेंडेंट एडेड प्लेन टू बी अमेंडेड। अगेन प्लेन जब एडेड होगा कोई भी पार्टी तो वो अमेंडेड आएगी। वेयर आ defendant is added, the plaintiff shall, unless the court otherwise directs, be amended in such manner as may be necessary, and amended copies of the summons and of the plaints shall be served on the new defendants, and if the court thinks fit on the original defendant। आगे चल के हम देखेंगे कि किन डिफेंडेंट्स पे कॉपी सर्व होना जरूरी है और किन पे नहीं है, लेकिन आप अमेंडमेंट के थ्रू सब पे सर्व होना जरूरी है। अब 5 इसका कहता है जो बहुत अहम है, subject to the provision of the Limitation Act 1908 section 22, the proceeding as against any person added as defendant shall be deemed to have been begun only on the service of summons। बहुत अहम है जी, एक बंदा हाईकोर्ट तक पार्टी ही नहीं बना तो उसकी लिमिटेशन कहां और कैसे डील होगी। तो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन जो है हम थोड़ा सा उसे एलैबोरेट करते हैं, जहां सिर्फ रेफर किया गया है सेक्शन 22 लिमिटेशन एक्ट 1908। वो कहता है जी, अफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ए न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज सब्स्टिट्यूटेड और एडेड, द सूट शैल बी regards him be deemed to have been instituted when he was so made a party। अब उस बंदे की हद तक सूट, इवन के अगर डिफेंडेंट को अरे नहीं किया गया, प्लेंटिफ ने कोर्ट तो लिमिटेशन भी हिट कर सकती है प्लेंटिफ के सूट को। नथिंग इन सबसेक्शन 1 shall apply to a case where a party is added or substituted owing to a assignment so and so। तो यह कहता है जी कि अगर लिमिटेशन रन करेगी एक्चुअल उसके लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 22 के तहत जी।